Hello friends, myself CA Rohit Fulwani. I'm back with Ind AS. Today I'll be discussing about Ind AS 2 inventories. This video is for my clients and for my CA brothers. Ind AS 2 inventories. Friends, what is an inventory? पहले तो definition देख लेते हैं inventory का मतलब क्या होता है. Inventories are assets held for sale in ordinary course of business. वो asset that I'm holding for sale in ordinary course of business. मेरे रेगुलर धंधे के लिए मैं उसको अपने पास रखा है तो वो अपनी इन्वेंट्री हो गई. अब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, ये तीनों चीज के बारे में बात करेंगे. मेरे पास मैं कपड़े खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल क्लोथ खरीदता हूँ, उससे मैं टाई बनाता हूँ. तो अब ये मेरी टाई क्या हो गई? फिनिश गुड हो गई. क्लोथ क्या होगा? मेरी रॉ मटेरियल हो गई. अब मैं टाई डायरेक्टली खरीदता हूँ और वो बेचता हूँ तो वो मेरे लिए हो गई स्टॉक इन ट्रेड. तो इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो ये तीनों चीज मेरी यहाँ पे आ जाएगी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड. अब आगे क्या बोलता है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ WIP. अगर मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो वो एज ऑन एंड ऑफ द पीरियड वो रेडी नहीं हुई रहेगी, अभी भी प्रोडक्शन में होगी, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज WIP. तो वो भी यहाँ पे इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आ जाता है. ठीक है. अब थर्ड क्या बोलता है? इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या? मैं उसको रेगुलरली धंधे में अपने बेचने नहीं वाला हूं. उसकी मीनिंग क्या हो गई कि समझो कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, स्टोर्स और स्पेयर्स का. फॉर एग्जांपल मेरी सर्विस है कोचिंग देने की, तो मेन सर्विस तो मेरी कोचिंग देने की है, लेकिन मैं आपको बुक्स भी प्रोवाइड करता हूं. तो मेरा मेन मोटिव आपको बुक्स प्रोवाइड करना नहीं है, मेरा मेन मोटिव आपको कोचिंग देना है, उसके साथ मैं आपको बुक्स भी देता हूं. लेकिन एज ऑन पीरियड एंड मेरे पास बुक्स भी पड़ी होगी, तो उसको भी मेरे को इन्वेंट्री क्लासिफाई करना. तो वो थर्ड पॉइंट में आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. अब वहां पे क्या लिखा है? डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट विच मीट द डेफिनेशन ऑफ PPE इन Ind AS 16. देखो नीचे लिखा हुआ है. इसका मीनिंग क्या होगा? अब Ind AS 16 में हम एक चीज देखेंगे कि स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट क्या होता है, तो वहां पे इंक्लूड होगा. तो फिर वो यहाँ पे नहीं इंक्लूड होगा. सपोज कि स्पेयर पार्ट्स हमको बेनिफिट देंगे ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, और वो ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स देंगे, और वो PPE के डेफिनेशन में आ जाता है हमारे, तो फिर उसको यहाँ पे नहीं लेंगे, वहां पे लेंगे. इसको और डिटेल में हम समझेंगे 116 में. ठीक है. अब एग्जांपल में एक आपको पूछूंगा कि मेरा इनटेंजिबल एसेट क्या वो इन्वेंट्री में आएगा कि नहीं. मैंने क्या बोला? इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्या है? इन्वेंट्रीज आर एसेट्स. मैंने ये नहीं बोला कि इन्वेंट्रीज आर टेंजिबल एसेट्स, मैंने बोला इन्वेंट्रीज आर एसेट्स. तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर बेचने का धंधा है, सॉफ्टवेयर बेचने का बिजनेस है, तो क्या, तो वो भी मेरा इन्वेंट्री में आ सकता है. ऐसा नहीं है सिर्फ टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स भी आ सकते हैं. और एक एग्जांपल देता हूं आपको. अब बियर बार का, बियर बार में क्या होता है? लोग बियर पी के चले जाते, लेकिन बॉटल्स वहां पे छोड़ देते. तो वो बॉटल्स का क्या? तो वो बॉटल्स को तो बेचना है वहां पे वापस बाहर, तो बॉटल्स तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम बेचेंगे, तो फिर वो भी इन्वेंट्री में ही आएगी. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इन्वेंट्री का ये. अब चलो और एक चीज पूछता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट क्या इन्वेंट्री होगी मेरी? नहीं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट तो आई एम नॉट होल्डिंग इट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इट विल नॉट बी माई इन्वेंट्री. ठीक. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इन्वेंट्री का. अब मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री को मेजर कैसे करेंगे? इन्वेंट्री विल बी मेजर्ड एट कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV. NRV मतलब क्या? नेट रियलाइजेबल वैल्यू.
ठीक है, अब पहले देखते हैं कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है और एनआरवी का क्या मीनिंग होता है। पहले कॉस्ट को देखते हैं, कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। तीन चीज होती है कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ये तीन चीज। अब कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आता है वो देखते हैं। परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट्स एक्सेट्रा। अब परचेज प्राइस क्या बोलेंगे, परचेज प्राइस जिस भाव में मैंने उसको खरीदा वो मेरी परचेज प्राइस हो गई। अब उसमें से ट्रेड डिस्काउंट निकालो, रिबेट निकालो। कैश डिस्काउंट नहीं निकालना, कैश डिस्काउंट नहीं निकालना है हमें। कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं, हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे तब हमको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, ठीक है। अब इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस टू दी एक्सटर्न नॉन रिफंडेबल। अब देखो जीएसटी वाला लगा, जीएसटी लगाएगा हमें सामने, हम परचेस करेंगे तो वो जीएसटी कब इंक्लूड होगी कॉस्ट में, वो तुम्हें देखना है। जीएसटी देखो जब रिफंडेबल होगी, नॉन रिफंडेबल होगी तो आपको इंक्लूड करना है। अगर आपको उसको क्रेडिट ले लोगे उसका आपका, तो उसको नहीं लेना है। क्रेडिट लेना है तो मत लो। नॉन रिफंडेबल तो यहाँ पे कॉस्ट में इंक्लूड कर दो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ठीक है। अब अदर एक्सपेंडिचर directly attributable to the acquisition। फोर्थ क्या पॉइंट है, अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी एक्विजिशन। अब मेरे को परचेस किया मैंने, कई दूसरे कॉस्ट भी निकले मेरे को अदर देन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट, तो वो स्पेसिफिक कॉस्ट वो इंक्लूड करना है आपको कॉस्ट ऑफ परचेस में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या करेंगे, उसमें आता है आपका लेबर और ओवरहेड्स। तो लेबर को आप क्या करोगे, लेबर तो आपका पर यूनिट पे जाता है, जितना आप यूनिट का प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से पर यूनिट का आप अलोकेशन करोगे। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी सेम होता है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स में क्या बात आती है, फिक्स्ड ओवरहेड्स में ऐसा होता है कि उसको अलोकेशन करना पड़ता है नॉर्मल कैपेसिटी में। एक्चुअल कैपेसिटी को इग्नोर करना होता है, उसमें नॉर्मल कैपेसिटी पे करना पड़ता है। सपोज मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है 1 लाख और मेरा नॉर्मल कैपेसिटी है पर टोटल यूनिट से मेरा नॉर्मल कैपेसिटी का 10,000, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो 10 रुपीज आएगा। तो 10 इंटू मेरे को जितना एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स है उसका मेरे को उतना अलोकेशन करना है उसको। तो वो फिक्स्ड ओवरहेड्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल कैपेसिटी में लेना है, एक्चुअल कैपेसिटी में नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट एक्सक्लूजन्स, उसके पहले हम ये देखते हैं कि कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, उसमें क्या हो सकता है। अब कोई कोई इन्वेंट्री होती है जो मेरे को एक सेलेबल कंडीशन में लेके आनी होती है तो ही वो मैं बेच सकता हूं। तो वो सेलेबल मैंने कंडीशन बोला, तो सेलेबल कंडीशन में क्या होता है, समझो कि बटर बेचते हम, तो बटर में तो ऐसे मैं स्कूप निकाल के तो दे नहीं सकता, तो वो बटर का कैसे करेंगे, तो जब वो उसकी पैकिंग हो जाएगी ना तो उसके पैकिंग कॉस्ट वो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी इसमें। तो इसमें वो एक एग्जांपल आ गया आपका, अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो कॉस्ट ऑफ परचेस हो गया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो गया, कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट एंड लोकेशन भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी है। अब एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज की तो एबनॉर्मल वेस्टेज जो होगा उसकी कॉस्ट नहीं लेनी है। सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो डायरेक्ट वो क्यों नहीं लेनी है, बिकॉज दैट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इसलिए वो कॉस्ट नहीं लेनी है। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, कोई कोई एग्जांपल में स्टोरेज कॉस्ट ले सकते हैं, कोई कोई केस में ले सकते हैं, बताओ वो केस कौन सी हो सकती है। समझो वाइन, अब वाइन को स्टोर करने के लिए वाइन को स्टोर तो करना पड़ता है टू मेक इट सेलेबल, तो अब वो कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा उसका, तो वो केस में स्टोरेज कॉस्ट। और एक कॉस्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट अगर इंड AS 23 हमको अलाउ करेगा ना, तो हम बोरोइंग कॉस्ट अगर वो अलाउ करता है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, नहीं तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सक्लूजन्स, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें।
अब मैंने आपको बोला था कि रॉ मटेरियल का हम कैसे करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी। अब रॉ मटेरियल के केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि समझो कि रॉ मटेरियल है एक, उसकी प्राइस 10 रुपये है। अब 10 रुपया है, अब वो रॉ मटेरियल की प्राइस 15 रुपया हो गई, तो इंक्रीज हो गई रॉ मटेरियल की प्राइस। अब 15 रुपया होने के बाद तो उसमें तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू तो वैसे भी ज्यादा है, तो हमें वो जो 15 हो गई उसे इग्नोर करना है। हाँ, जब रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो जाएगी, समझो 10 रुपए में लिया था, अब 10 रुपए की हमारी 8 रुपए हो गई, तो हमको ये देखना है, अब डायरेक्ट नहीं कर देने का कि चलो उसकी एनआरवी कम हो गई तो हम उसको 8 रुपए पे वैल्यू करेंगे, ऐसा नहीं। तो अब उसको ये देखना पड़ेगा कि जब उसकी 8 रुपया भाव हो गई तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी 10 रुपया है, 10 रुपये में परचेज किया था, अब वो 10 रुपये में जब परचेज किया तो आगे हम और कितना कन्वर्जन कॉस्ट उसमें ऐड करेंगे, मतलब और कन्वर्जन कॉस्ट समझो हमारा 7 रुपया और कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हो जाएगा, और तब वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। तो अब 10 प्लस समझो 7 रुपया होगा, तो वो 17 रुपया हो गया। अब हम सोचेंगे चलो फिनिश गुड्स बन गया, अब वो 17 रुपया हो गया, तो तब उसकी एनआरवी क्या होगी। अब 17 के टाइम पे वो 17 रुपये हो गई, अब समझो कि उसकी एनआरवी 20 रुपया है, तो आपको तो कोई लॉस ही नहीं है ना दोस्त, तो आपको तो कोई लॉस ही नहीं है, तो आपको क्या टेंशन लेना है, तो इग्नोर करो। हाँ, अगर 17 रुपया आपकी कॉस्ट है लेकिन उसकी एनआरवी 15 रुपया है, तो जो 2 रुपया है तो आपको तो लॉस हो रहा है इसमें। तब कैसे वैल्यू करना है आपको रॉ मटेरियल को, तब आपको रॉ मटेरियल को वैल्यू करना है एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वो टाइम पे उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो आपको उस पर वैल्यू करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में लिखा हुआ है वर्ड्स में, जो आपको मैंने इजी वे में समझा दिया। आप चाहिए तो एक बार पढ़ सकते हैं, ये भी देखो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे मटेरियल्स एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज आर नॉट रेटेड डाउन बिलो कॉस्ट if the finished goods in which they will be incorporated are expected to sold at or above cost। मैंने क्या बोला, 10 रुपया थी, 17 रुपया हो गई कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करके, तो 17 के ऊपर ऐड कर रहे हैं तो टेंशन ही नहीं है अपने को, 17 के ऊपर बेच पाएंगे उसको तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन however when a decline in the price of materials indicates that the cost of finished goods exceeds NRV, the materials are written down to NRV. In such circumstances, the replacement cost of materials may be the best available measure of their realizable value। अब मैंने बोला ना 17 रुपए हो गई थी आफ्टर कन्वर्जन वो फिनिश गुड्स की, एनआरवी क्या थी 15 रुपए, तो वो केस में आपको तो आगे चल के लॉस होने वाला है। तो आपको रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन करना है, अभी 10 थी तो 10 से सीधा आपको वो टाइम पे जो रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, वही आपकी रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये रॉ मटेरियल के बारे में हो गया। अब मैं आपको एनआरवी बताता हूँ, एनआरवी क्या होता है। अभी मैंने वो रॉ मटेरियल के बारे में बोला कि एनआरवी कैसे करते हैं। अब एनआरवी का ही क्या मतलब होता है वो बताते। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make sale। सेलिंग प्राइस है, उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन निकाल दो और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। ठीक है, इसमें से दो चीज सब्ट्रैक्ट करनी है तो आपको एनआरवी आ जाएगी। हाँ, अब पहले देख लेते हैं कि अब इंडेक्स है ना क्या बोलता है। अब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे उसको वैल्यू करते हो। तो जब एनआरवी कम हो जाती है कॉस्ट से तो आप एनआरवी पे लेके आते हो। तो जब एनआरवी कम हो गई, अब आगे चल के आपको पता चल जाता है कि एनआरवी आपकी ज्यादा हो गई है कॉस्ट से। अभी तो एनआरवी पे लेके आया उसको, तो वो वैल्यू पे है हमारी बैलेंस शीट पे, एनआरवी पे कॉस्ट है, ये एनआरवी है। अब एनआरवी पे इन्वेंट्री हमारी। अब हमें आगे पता चलता है कि जो एनआरवी पे हमने इन्वेंट्री वैल्यू की थी अब वो एनआरवी ही बढ़ गई है।
तो हमको वो रिवर्सल भी करने देता है इंड एस। देखो यहाँ पे लिखा है रिवर्सल के बारे में, तो हमें इंड एस टू रिवर्सल भी करने देता है। अब कॉस्ट फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। कॉस्ट फॉर्मूला क्या है? Cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable and goods or service produced and segregated for specific projects shall be assigned by using specific identification of their individual cost. अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। इसमें दो चीज होती है कॉस्ट फॉर्मूला में। पहले हमको देखना पड़ता है कि आइटम्स आर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल और नॉट। अगर आपको पहले आइडेंटिफाई है, यस पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये इंटरचेंजेबल है कि नहीं। अब समझो कि एग्जांपल देते हैं ज्वेलरी का। अगर ज्वेलरी जैसी चीज है उसमें समझो कि नेकलेस होता है, बैंगल्स होती है और बहुत सारी चीज होती है। बैंगल्स में भी उसमें बहुत अलग अलग तरह का होता है, कोई हाई क्वालिटी होता है, कोई लो क्वालिटी होता है। तो उसमें बहुत कई सारा किस में वर्क किया हुआ रहता है। तो उसमें कैसा होता है कि हर एक चीज में, हर एक स्पेसिफिक आइटम में उसको अलग से हमको वैल्यू करना पड़ता है। अब स्पेसिफिक कॉस्ट रिलेटेड टू दैट आइटम वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको अलोकेट करना पड़ेगा। तो समझो कि अब रिटेल में तो ऐसा हो नहीं सकता है कि समझो मैं एक डीलर है, उसके पास वो कोलगेट भी बेचता है, घी भी बेचता है, आटा भी बेचता है और कई सारी चीजें बेचता है। तो वो केस में स्पेसिफिक कॉस्ट एक इन्वेंट्री के लिए उसको नहीं दे सकते हैं। अरे उसको परवड़ेगा ही नहीं इतना सब। तो वो केस में कैसा? तो उसमें रिटेल मेथड भी दिया गया है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये देखते हैं कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स दैट स्पेसिफिक कॉस्ट आर एट्रीब्यूटेड टू आइडेंटिफाइड आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। स्पेसिफिक अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो उसको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करना है कॉस्ट को और उसको अलोकेट करना है। अगर इंटरचेंजेबल है तो फिर उसको क्या करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे करना है या वेटेड एवरेज मेथड पे। ठीक है। अब रिटेल मेथड की बात कर रहा था मैं, जैसे कोलगेट बेचता है, घी बेचता है, आटा बेचता है, तो वो केस में क्या करना है, तो रिटेल मेथड भी फॉलो कर सकते हो। उसमें कैसा रहता है कि आपको कितना आइटम्स है इन्वेंट्री में जो अनसोल्ड है, तो उसको क्या करने का, वो सेल वैल्यू निकालने का, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन निकाल देने का, जीपी निकाल देने का, फिर जितनी इन्वेंट्री है उसकी जो कॉस्ट है वो आ जाएगी, वो इंक्लूड कर देने का कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। An entity shall use the same cost formula for all inventories have similar nature and used to the entity. अब ये देखो कि उनको, अब जो सिमिलर नेचर की है इन्वेंट्रीज, तो सिमिलर नेचर की इन्वेंट्रीज के लिए सेम कॉस्ट फॉर्मूला करना है। वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो फर्स्ट आउट। अगर उसका नेचर डिफरेंट है तो आप उसको अदर देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज इंटरचेंज कर सकते हैं दोनों एक दूसरे मेथड से। हाँ, अगर अलग नेचर है तो, सेम नेचर है तो सेम फॉर्मूला। अब हमने क्या नहीं देखा था, हाँ, इसमें डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स के बारे में बात करना है। इंड एस 2 में समझो कि मैं सप्लायर को देता हूँ इन्वेंट्री, तो वो मैं इन्वेंट्री समझो 50,000 में देता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ तू मेरे को 2 महीने में पैसा देना। लेकिन कोई मेरे पास XYZ आदमी आ जाता है, तो XYZ आदमी आ जाता है तो वो मेरे को बोलता है नहीं नहीं मेरे को 2 महीना नहीं, मेरे को 3 महीना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, चल तू 50,000 के बदले ना 55,000 दे दे। तो 5,000 मैंने उससे ज्यादा चार्ज किया ना दोस्त। तो जो मैंने 5,000 उससे ज्यादा चार्ज किया है, तो 5,000 एक्स्ट्रा दैट आई हैव चार्ज्ड विल बी माय इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है। AS2 में हमको ये नहीं बोलता था कि आपको इंटरेस्ट कॉस्ट और परचेस कॉस्ट में बाइफरकेशन करना है, लेकिन यहाँ पे बाइफरकेशन करना है। इंटरेस्ट कॉस्ट और परचेस कॉस्ट में दोनों को बाइफरकेशन करना है। ठीक है। डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स के बारे में हमने बात कर दिया, हमने रिटेल मेथड के बारे में बात कर दिया।
अब रॉ मटेरियल के बारे में बात कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सक्लूजन है इंडेस 2 में। इंडेस 2 में एक्सक्लूजन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड बाय इंडेस 32 एंड 109। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो वहां कवर होता है, यहाँ पे तो कवर होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया उसको। अब बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एसेट्स वो हमारा कवर होता है इंडेस 41 एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा वो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, तो ये भी हमारा कवर होता है इंड AS 41 में, यहाँ पे हमको कवर नहीं हो करना है उसको। अब और एक चीज दिया है यहाँ पे, एक्सेप्शन फ्रॉम द मेजरमेंट प्रिंसिपल इन इंड AS 2। अब हमें इंड AS 2 बोलता है कि ये हमको बैलेंस शीट में तो दिखाना है ये चीजें आगे, लेकिन हमें नहीं पता इसको किस पे मेजर करना है। इंड AS 2 ये नहीं बोलता है कि हमको कौन से वैल्यू पे उसको मेजर करना है, बस यही बोलता है कि आपको दिखाना है बैलेंस शीट में, लेकिन इसकी मेजरमेंट हम नहीं बताएंगे। अब देखो कैसे करना। अब देखो हम देखेंगे कौन सी चीजें। प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें है ना कवर करता है इंडिया, लेकिन इसकी मेजरमेंट के बारे में नहीं बात करता है। बोलता है कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से ही इसको वैल्यू करो। और दूसरा है कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स who measure their inventories at fair value less cost to sell, वही इंडस्ट्री प्रैक्टिस के सबसे बोल रहा है, लेकिन ये इंड AS 2 इसकी मेजरमेंट प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं करता है, बस बोलता है आपको लेके आना है बस बैलेंस शीट में एज पर इंड AS 2। और इसमें एक दो चीज हाँ, और एक था कि जॉइंट कॉस्ट और बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट का कैसे करेंगे यहाँ पे इंड AS 2 में। अब जॉइंट कॉस्ट और बाय प्रोडक्ट क्या, अभी बाय प्रोडक्ट होता क्या है, हाँ वही हमने पढ़ा था पहले कि शुगर बनाने का है, शुगर केन से मोलेसिस आ गया, शुगर के जगह उसका मोलेसिस आ गया शुगर केन से। हाँ, वो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारा प्राइमरी डिसीजन मेकिंग होता है वो हमको देखना है। अब मोलेसिस देखेंगे, हमारा प्राइमरी डिसीजन मेकिंग में आप उसको कंसिडर करते हैं कि नहीं करते तो वो हमारा इसमें नहीं आएगा, जॉइंट प्रोडक्ट में नहीं आएगा, वो बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा। हम बिजनेसमैन को तो ये नहीं पूछ सकते ना कि आपका इंटेंट क्या था, मोलेसिस बनाना था या शुगर बनाना था, तो वही है। तो हम इसको ये कंसिडर नहीं कर सकते कि हाँ मोलेसिस हमेशा ही बाय प्रोडक्ट होगा। वो देखना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग में क्या हमको अफेक्ट करता है, वो मोलेसिस अफेक्ट कर रहा है या शुगर करता है। ऑब्वियसली शुगर करेगा तो फिर मोलेसिस हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, तो उसकी कैसे करेंगे कॉस्टिंग। तो आपको जॉइंट कॉस्ट को है वो एक रीजनेबल बेसिस पे आपको अलोकेट करना है, और जो बाय प्रोडक्ट होता है उसकी जो NRV होती है वो डिडक्ट करना है जॉइंट कॉस्ट में से। तो वो डिडक्ट करने का जो जॉइंट कॉस्ट आता है वो आपको फाइनल अलोकेशन टेबल में डाल देना है, ठीक है। ये एक था। और कॉस्ट और NRV विच और इज लोअर मैंने बोला था कि हमको मेजरमेंट करना है इन्वेंट्री को, तो उसकी मेजरमेंट आइटम बाय आइटम वाइज होती है। एक एक आइटम को देखना पड़ता है, आइटम A, आइटम B, आइटम C, 3 आइटम है। तो ये 3 आइटम का कैसे करेंगे, एक आइटम की कॉस्ट पकड़ो और उसकी NRV पकड़ो, B आइटम का कॉस्ट पकड़ो उसकी NRV पकड़ो, आइटम C का कॉस्ट पकड़ो उसकी NRV पकड़ो। तीनों का जब डिफरेंसेस हमको पता चल जाएगा विच एवर इज लोअर, आइटम A का देखा कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, चलो NRV लोअर है तो उसको NRV पे ले लो, आइटम B को देखो, आइटम C को देखो, ऐसा करके हमको अलग अलग करना है सबका कैलकुलेशन अलग होगा, और फाइनल जो रिवर्सल होगा वो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके जाना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर इंड AS 2। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।